अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या बिटकॉइन आने वाले वक्तों में सोने के बराबर हो सकता है? बिटकॉइन 3 माह की निचली तरीन सतह पर आ चुका है। बिटकॉइन एक इंतहाई पेचीदा मामला है। बिटकॉइन मौजूदा दौर की सबसे मुतनाज़ा टेक्नोलॉजी है। सिर्फ अगले 5 मिनट में आप बिटकॉइन के बारे में वो सारा कुछ जान पाएंगे जो आपको इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। ये कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कैसा चल रहा है, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, अगर आप भी बिटकॉइन में दिलचस्पी रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। लिहाजा आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल यानी घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। यूट्यूब वाले ये कहते हैं कि अगर किसी वीडियो के 100 लाइक्स हो जाएं तो उस वीडियो का लाइक का बटन नीला हो जाता है। तो फिर ज़रा इस वीडियो के लाइक के बटन को भी दबाएं ताकि हम देखें कि 100 लाइक्स के बाद बटन नीला होता है या नहीं होता। तो अब शुरू करते हैं वीडियो को बिटकॉइन के हवाले से। सबसे पहले ये देखते हैं कि बिटकॉइन शुरू कैसे हुआ। तो ये कहानी एक नाम से शुरू होती है। सतोशी नाकामोटो ने सन 2007 में बिटकॉइन ईजाद किया, लेकिन सतोशी नाकामोटो को कोई नहीं जानता और अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये एक फ़र्ज़ी नाम है और बिटकॉइन के पीछे एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं। बिटकॉइन के मौजूद होने के हवाले से कई नाम और दावे सामने आ चुके हैं, लेकिन तस्दीक किसी की भी नहीं हो सकी। तो फिर बिटकॉइन किसने ईजाद किया, ये आज भी एक राज है। bitcoin.org डोमेन या वेबसाइट का एड्रेस है जो सन 2008 में रजिस्टर्ड हुआ और अगले चंद ही माह में बिटकॉइन नेटवर्क फॉल हो गया। क्या आप जानते हैं कि बिटकॉइन के एवज़ पहला सौदा सन 2010 में हुआ था? और क्या हुआ था? सौदा ये हुआ था कि एक कंप्यूटर एक्सपर्ट ने पापा जॉन्स के 2 पिज़्ज़े ख़रीदने के लिए 10,000 बिटकॉइन देने की पेशकश की थी। इस वक्त इसकी कीमत लगभग $30 के लगभग थी। लेकिन अगर वो आज तक अपने बिटकॉइन ना बेचता तो $1 मिलियन के मालिक हो सकते थे। लेकिन कम से कम वो तारीख का हिस्सा तो बन चुके हैं कि बिटकॉइन पे पहली ख़रीदारी किसने की थी। अब अगला सवाल ये है कि बिटकॉइन क्या चीज़ है और ये कैसे काम करता है। तो नाजरीन, बुनियादी तौर पर बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है। सिर्फ इतना समझ लें कि ये एक नकद रकम है, लेकिन ऑनलाइन। आप इसकी मदद से अशिया और सर्विसेज ख़रीद सकते हैं। तो बिटकॉइन माइनिंग नाम के एक डिजिटल तरीक़ाकार से बनते हैं, यानी उस पर हम बाद में बात करेंगे। हर बिटकॉइन दरअसल एक कंप्यूटर फाइल की मानिंद है जिसे किसी कंप्यूटर या स्मार्टफोन में एक डिजिटल वॉलेट या डिजिटल बटुए में महफूज रखा जाता है। लेन देन में लोग एक मुकम्मल बिटकॉइन या इसका कोई भी एक हिस्सा या एक फ्रैक्शन, कोई भी परसेंटेज दीगर लोगों को मुंतकिल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पाकिस्तानी रुपए में 100 पैसे हैं तो आप किसी को 1 पैसा भी दे सकते हैं, 10 पैसे भी दे सकते हैं, 50 पैसे भी, या फिर पूरा 1 रुपया भी दे सकते हैं। हर सौदा, हर डील एक ब्लॉकचेन नामी एक पब्लिक लिस्ट में दर्ज होता है। यही वजह है कि हर बिटकॉइन की मुकम्मल तारीख निकाली जा सकती है और इसकी चोरी भी रोकी जा सकती है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि अभी तक ज़्यादातर कंपनियां बिटकॉइन को तस्लीम नहीं करती और चंद ममालिक ने तो इस पर पाबंदी भी लगा रखी है। ताहम अक्टूबर 2020 में पेपॉल ने बिटकॉइन के ज़रिए ख़रीदारी की इजाज़त दे दी थी। इब्तदा से ही बिटकॉइन की कदर में उतार चढ़ाव का रुझान देखा गया है। सन 2020 में इसकी कदर में पूरे साल के अंदर 400% इजाफा देखा गया, लेकिन चीन की जानिब से क्रिप्टो करेंसियों पर पाबंदी के नतीजे में बिटकॉइन पिछले 3 माह में पहली मरतबा $35,000 से भी नीचे गिर गया। हालिया चंद हफ्तों में क्रिप्टो करेंसी की कदर में उतार चढ़ाव के पीछे टेस्ला के मालिक और CEO इलान मस्क का हाथ भी है। अगर दुनिया का अमीर तरीन शख्स वर्चुअल करेंसी की हिमायत कर दे तो आपको पता है कि ये मुनाफा बख्श साबित होगी। इस साल के अवाइल में इलान मस्क ने कहा कि वो बिटकॉइन के फ़ैन हैं। वो कई मरतबा ये इंदिया दे चुके हैं कि वो क्रिप्टो करेंसी की हिमायत करते हैं। इसी सबब उनकी कदर में इजाफा भी देखा गया। मिसाल के तौर पर रवां साल फरवरी में इलान मस्क ने कहा था कि उनकी कंपनी टेस्ला बिटकॉइन को तस्लीम या कबूल करना शुरू कर देगी अपनी कारों के बदले में,
لیکن پھر مئی میں ایلان مسک نے اپنا ارادہ بدل کر بٹ کوائن کے حامیوں کو مایوس کر دیا اور اب انہوں نے کہا ہے کہ ٹیسلا بٹ کوائن کو تسلیم نہیں کرے گی، جس کے بعد بٹ کوائن کی قدر بہت زیادہ گر گئی ہے۔ اس کے بعد ایلان مسک اور ٹیسلا نے اپنا فیصلہ بدلا اور یہی کرپٹو کرنسیز کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہ بہت زیادہ حساس اور سینسٹیو قسم کی کرنسی ہوتی ہے۔ بٹ کوائن بنانے کا مرحلہ، جسے مائننگ بھی کہا جاتا ہے، اس کے لیے بہت زیادہ طاقتور کمپیوٹرز درکار ہوتے ہیں، ایسے کمپیوٹرز جو ریاضی کے انتہائی پیچیدہ پزلز سلجھا کر نئے بٹ کوائنز جنریٹ کر سکیں یا پیدا کر سکیں۔ اس کام کے لیے بہت زیادہ ڈیٹا سینٹرز درکار ہوتے ہیں اور انتہائی زیادہ بجلی بھی خرچ ہوتی ہے۔ بجلی کی اسی بے انتہا کھپت کی وجہ سے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کام انتہائی غیر مؤثر طریقہ کار ہے۔ بٹ کوائن کی 75% یعنی 75% مائننگ ہوتی ہے چائنا میں، اور چین میں 2/3 بجلی کوئلے سے بنتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بٹ کوائن کی تیاری میں جو بجلی صرف ہوتی ہے وہ ماحول کے لیے مضر طریقے سے اور ماحول کو نقصان پہنچا کر حاصل کی جاتی ہے۔ بینک آف امریکہ کی ایک رپورٹ کے مطابق پچھلے 2 سال سے بٹ کوائن مائننگ میں اضافے کی وجہ سے نقصان دہ گیسوں اور مادوں کے اخراج میں بھی 40 ملین ٹن کا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ یہ اتنا اضافہ ہے جیسے 9 ملین اضافی گاڑیاں یعنی 90 لاکھ اضافی گاڑیاں ایک دم سڑکوں پر آ جائیں۔ بٹ کوائن کی مائننگ سے اتنی زیادہ کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج ہوتی ہے کہ اگر پورے کے پورے یونان میں نقصان دہ گیسوں کا اخراج دیکھیں تو وہ بھی اس سے کم ہے۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا بٹ کوائن مستقبل ہے یا دیگر کرپٹو کرنسیاں اس سے بہتر ہیں؟ اور اس کے علاوہ ایلان مسک کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ اپنی رائے کا اظہار اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ اس کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ انہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہماری علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ریگولرلی آپ کو ملتے رہیں۔ اس کے علاوہ شروع میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ یوٹیوب کے مطابق اگر کسی ویڈیو کے 100 لائکس ہو جائیں تو لائک کا بٹن نیلا ہو جاتا ہے، لہٰذا ایک دفعہ پھر آپ کو یاد کرواتے چلیں کہ اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ 100 لائکس کے بعد لائک کا بٹن نیلا ہو سکے۔ اب ہماری اگلی ویڈیو آنے تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔